everyone, and welcome to another episode from Anamya Academy. I'm Soumya, and today also we have a very eminent personality in front of us. अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा माशी बिरयानी, कुडुक चिकन जैसे नाम ये सिर्फ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे कि लंदन, दुबई, कतर, लखनऊ। और खुद माशी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम माशी जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो बहुत अच्छा लगा आप आए और आप अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप फूड इंडस्ट्री से आते हैं और एक ये ऐसी चीज़ है जो आपने खुद स्टार्ट करी है, ये आपका खुद का बेबी है। तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन लगता है, जो है भी, क्योंकि लोग पहले से ज़्यादा बाहर जाना भी पसंद करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं और ऑर्डर भी करते हैं। तो फूड बिजनेस इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग। अगर किसी को ये स्टार्ट करना है, चाहे कोई भी छोटा बड़ा, तो कुछ टिप्स आप बताइए या कुछ चीज़ें जो वो ध्यान में रखें इस इंडस्ट्री में आने से पहले। देखिए, नमस्ते सौम्या जी। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी बिज़नेस अगर आपको करना है, तो आपके अंदर पहली चीज़ तो कि आपके अंदर वो पैशन, वो जुनून, वो भूख होनी चाहिए। चाहे वो फूड बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस हो, अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो फिर आप फूड ही नहीं, कोई भी बिज़नेस आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। देखिए, फूड स्टार्ट पैशन से होता है, लेकिन किचन हमेशा साइंस से चलता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, पैशन और साइंस। अगर आपने ये दोनों चीज़ समझ ली तो आप फूड बिज़नेस बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको अपनी SOP क्रिएट करना होगा और आपको R&D करना है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपनी SOP क्रिएट करना है, ताकि कोई भी लड़का आकर के आपके मेन्यू आइटम्स को क्रिएट कर सके, बना सके। क्योंकि शेफ़ के मूड पे आप डिपेंड होकर के अगर फूड बिजनेस चलाएंगी तो वो फ्लॉप हो जाएगा। आज शेफ़ का मूड अच्छा है तो अच्छा बन गया बिरयानी या फिर कोई भी चीज़, और अगर आज शेफ़ का मूड ख़राब है तो शायद नमक ज़्यादा हो गया। तो शेफ़ के मूड पे क्या, मुझे तो ये नहीं पता है कि क्या खाना शेफ़ के मूड पे बनता है। नहीं, शेफ़ के मूड पे बिजनेस चलता है कि अगर शेफ़ का मूड अच्छा है तो वो आपके खाने को एक बहुत सीरियस वे में बनाएगा, और अगर उसका मूड ख़राब है तो वो शायद अच्छी चीज़ों को नहीं बनाएगा। ये तो शायद हर जगह होता है। हमारे घरों में भी जब माएँ खाना बनाती हैं तो अगर उनका मूड ख़राब है तो वो खाने में दिखाई देता है। तो वही है कि अगर आपने SOP क्रिएट कर दिया और आपने अगर, तो कोई भी आकर के बना देगा, तो फिर आप फूड बिजनेस बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक आपको SOP क्रिएट करनी है अपने शेफ़ के लिए, ताकि कोई भी बना सके, और एक प्रोफेशनल R&D करके आपको अपनी SOP को क्रिएट करना है। ये दो चीज़ों का बताइए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। स्टैंडर्ड मतलब आपका मेन्यू कोई भी आकर के बना ले, वो एक प्रोसीजर होता है, आपको लिखना होगा कैसे हमने बनाया, क्या किया है। तो फिर तो लोग कॉपी भी कर सकते हैं। नहीं, वो उसका एक पेटेंट बना करके आप रख लें तो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है। जी जी, ठीक है। तो आपको लगता है कि इस बिजनेस में बहुत ग्रोथ है इस समय? अभी आज के टाइम में तो युवा यूथ सब उसी फील्ड पे जा रहा है, फूड बिजनेस, तो अच्छा ग्रोथ है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ है। मैंने आपसे फूड बिजनेस की बात की, लेकिन आप एक बिजनेस कोच भी हैं। जी जी। तो बताइए कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आजकल देखिए स्कोप ही इस चीज़ का है, या कह लें कि आज की जो जनरेशन है, जेन ज़ी, दे वांट कि हम कोई बिजनेस करें, हम पैसे कमाएं, वो लार्जर देन लाइफ जी सके, जो वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। उन्हें लगता है कि बिजनेस ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें बताइए कि अगर उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी, फूड ही नहीं कोई भी, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, उसको पहली चीज़ तो ये देखना है कि उसके अंदर भगवान ने, ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड क्या दिया हुआ है, क्योंकि हर आदमी के अंदर ईश्वर ने कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड दिया। अच्छा, मैं आपसे इससे रोकूंगी। कभी कभी ये रियलाइज ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या गिफ्ट है। जी जी। हम सोचते हैं कई बार कि क्या ऐसी स्किल है जो मेरे अंदर है और दूसरों में नहीं। कई बार हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे करें? मैम, आपके अंदर वो पैशन होगा तो वो दिख जाएगा। अगर वो नहीं दिख पाएगा तो फिर आप कहीं किसी IT कंपनी में, किसी कंपनी में आप जॉब पर ही टिकी रहेंगे। लेकिन अगर आपको एक फाउंडर, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो भूख, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून आपके अंदर अपने आप आपको दिख जाएगा कि नहीं, मुझे कुछ नया करना है। वो चीज़, इसीलिए लोग अलग होते हैं और इसीलिए हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है। तो वो चीज़ें, आपके पैशन, आपका जोश जुनून अगर आपके अंदर है, तभी आप वो चीज़ कर पाएंगे। और अगर आप करना चाहती हैं तो आपको वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। और कुछ जो टिप्स आप बता रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले,
देखिए फूड स्टार्ट पैशन से होता है, लेकिन मैम किचन हमेशा साइंस से चलता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, एक पैशन और दूसरा साइंस। किचन की साइंस क्या? किचन की साइंस का मतलब है कि क्या वेस्टेज कंट्रोल और स्टाफ मैनेजमेंट, कोई वेस्ट तो नहीं कर रहा है, और टेस्ट क्या है, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी टेस्ट ही होती है। टेस्ट ही होता है, खाना नंबर 1 अच्छा पे होना टेस्ट। चाहिए। हाँ, खाना अगर आपका अच्छा है। अच्छा, मैं टेस्ट पे आ रहा हूँ कि रेस्टोरेंट अगर आप बना रहे हो या रेस्टोरेंट में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपको इन 2 चीज़ों को और ख्याल रखना है। TMS, टेस्ट मार्केटिंग सर्विस। नंबर 1 पे आपका हमेशा टेस्ट आएगा, नंबर 2 पे मार्केटिंग, नंबर 3 पे सर्विस, और इसके बाद जो चीज़ें आती है वो आती है QQT, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम मैनेजमेंट। तो अगर इन 6 चीज़ों का आपने ख्याल रखा, टेस्ट, मार्केटिंग, सर्विस और क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम मैनेजमेंट, तो फूड बिजनेस में आपको कोई फ्लॉप नहीं कर सकता है। और दूसरा, शेफ़ का भी आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपको शेफ़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि शेफ़ का मूड आज अच्छा है तो बिरयानी अच्छी बन गई, और शेफ़ का मूड आज ख़राब है तो नमक ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि शेफ़ को एक रेसिपी है, वो सेम वही रेसिपी डेली बना रहा है? नहीं, अगर क्या वो चेंज होता है? बिल्कुल, अगर आपके मेन्यू आइटम सेलेक्टेड है कि हमारे पास 25-30 आइटम है, तो आपको उसकी SOP क्रिएट करनी पड़ेगी। SOP मीन्स की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ये इस SOP पे कोई भी आकर के काम कर ले। देखिए, आपको एक शेफलेस मॉडल क्रिएट करना होगा, ताकि अगर शेफ ना भी रहे तो कोई भी लड़का आकर के वो काम कर सके। आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड ने सिर्फ बर्गर पे फोकस किया, डोमिनो ने पिज़्ज़ा पे फोकस किया, बर्गर किंग ने बर्गर पे फोकस किया, माशी बिरयानी ने KFC ने फ्राइड चिकन पे फोकस किया, और इसी तरीके से माशी बिरयानी ने सिर्फ बिरयानी पे फोकस किया। तो आपको बहुत बड़ा मेन्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेन्यू हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। बस लिमिटेड मेन्यू पे अगर आप वर्क करेंगी तो आप क्वालिटी कंट्रोल अपना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और आप आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल, एक ही चीज़ पर ध्यान, एक ही चीज़ पे अगर आपने ख्याल रखा। जी। अच्छा माशी जी, बिजनेस तो बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको आगे ग्रो करना, उसको बढ़ाना, उसमें बहुत सक्सेसफुल होना, इसके कुछ आइडियाज़ बताइए। देखिए, बिजनेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक दुकान खोल करके बैठ जाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सौम्या जी कि वो लिमिटेड माइंड से बिजनेस करते हैं। कोई भी बिजनेस अगर करना है तो एक शॉप अगर खोल लिया या एक कंपनी खोल लिया तो वो वहीं पर स्टक होकर के पड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 10 साल से एक ही फील्ड पर स्टक होकर के पड़े हुए हैं। तो आपको कभी भी एक बिजनेस पे एक जगह पर बैठना नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपना क्लोन, अपना डुप्लीकेट बनाने की, और एक आउटलेट पे एक अपना डमी बना करके छोड़ देता हूँ। अब अगर मुझे एक्सपेंशन करना है तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा तो मैं एक्सपेंशन नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे अगर एक प्रोफेशनल तोड़ू, एक एक्सपर्ट, एक एनर्जेटिक टीम अगर मिल जाए तो मैं बहुत आसानी से अपने बिजनेस को और, ये तो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही चैलेंजिंग भी, अपनी टीम बनाना, सिलेक्शन करना और टीम को खुश रखना कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं, सारे स्टाफ को। तो ये भी एक सिलेक्शन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है कि कैसे आप कॉर्पोरेट्स तो देखिए उनका HR इस चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है, पर क्या बिजनेस ओनर्स इस चीज़ पे ध्यान देते हैं? ये अपनी एक अच्छा वैलिड पॉइंट है। HR को भी कौन सिलेक्ट कर रहा है? आपका ओनर सिलेक्ट कर रहा है। तो ओनर के अंदर अगर वो क्वालिटी अगर भगवान ने दी है कि किसको कैसे सिलेक्ट कर रहा है, तो वो काम उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब HR अगर उसके अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है कि कौन टीम उसके लिए कितनी प्रोफेशनली काम कर रही है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही सिलेक्शन किया है तो आप बिजनेस को बहुत आराम से एक ईजिली तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं। ओके माशी जी, आप स्किल्स पे बहुत ध्यान देते हैं, आपकी बातों में ये बहुत एविडेंट है। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, नॉलेज ड्रिवन स्कूल्स, कॉलेजेस। तो लाइफ में क्या ये नॉलेज ही आपके काम आएगी? सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और इसने इतनी पढ़ाई कर ली, तो क्या वो काम आएगी या स्किल्स ज़्यादा काम आते हैं? तो अगर स्किल्स ज़्यादा काम आते हैं तो साइमल्टेनियसली स्कूल्स, कॉलेजेस में जब आप यंग हैं तो इन स्किल्स को कैसे इन्हांस कर सकते हैं? देखिए, स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आदमी करना क्या चाहता है। जैसे कोई भी आदमी है तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे जा करके एक IT कंपनी में, एक मैनेजमेंट कंपनी में, एक एज अ सेल्स, एज अ मार्केटिंग, एक एज अ प्रोग्रामर, कोडर, डेवलपर, यूट्यूबर काम करना है, कि मुझे एक बिजनेस में आना है। अगर उसका माइंडसेट बिजनेस में आना है तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है, कैसे अपने स्किल को डेवलप करना है, किन लोगों के साथ में रहना है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनकी चीज़ों को सीखना है। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हुए हैं या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, वो देखिए वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम पे वर्क नहीं किए होते हैं। बिजनेस कौन करता है? जो कुछ नहीं कर पाता वो बिजनेस करता है। एंटरप्रेन्योर कौन बनता है? जो कुछ नहीं कर पाता है। बस सिर्फ उसके अंदर एक चीज़, एक क्वालिटी होती है कि आदमी को परखने की, मैम, कि आदमी कौन वो हायर कर रहा है, कौन आदमी को किस तरीके से रख रहा है। ये क्वालिटी अगर उसके अंदर है तो वो आराम से एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है।
ओके, तो ये क्वालिटी आदमी परखने की कि वो किसको हायर कर रहा है, वो आदमी उसकी कंपनी को, उसकी फर्म को किस तरीके से डेवलप कर सकता है। Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, वंस यू आर स्टक इन योर करियर, ऐसा टाइम आता है कि अपने करियर में स्टक फील करते हैं, जी। लगता है ग्रोथ नहीं है, तो उस समय काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है अपनी ग्रोथ को खोजते हुए। तो क्या उस समय 4-5 साल मान लिया बीत गए, हम अपने करियर स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन करियर टू अनदर? नहीं, देखिए सौम्या जी, मैंने देखा यूपी बिहार में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही फील्ड पे स्टक हो गए हैं। हाँ। यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं, 8-10 साल हो गया है, 35-40 साल के हो गए, लेकिन जूझे पड़े हैं, नहीं मैं निकालूंगा। एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर है, उस चक्कर में बहुत सारे साल वेस्ट हो जाते हैं और फिर आपका प्राइम ही टाइम चला जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, आप अपना करियर किसी और फील्ड में भी डेवलप कर सकते हैं। आप फोटोग्राफर बन जाइए, आप वीडियोग्राफर बन जाइए, आप यूट्यूबर बन जाइए, आप सेल्स में काम करिए, आप मार्केटिंग में काम करिए, आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाइए। आप क्यों यूपीएससी की तैयारी में 8-10 साल लगा दिए हैं? 35-40 साल के हो गए, 4-5 साल के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सारी बीमारी आपके ऊपर अटैक करेंगी। तो फिर आप अपना जो क्रीम टाइम है आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूं अपनी बातों के माध्यम से कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूपीएससी के लिए ही बने हो। बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जो आपके आसपास घूम रही हैं, आपको बाद में अफसोस होगा जो मैंने 8-10 साल अपना जो क्रीम टाइम निकाल दिया, अगर मैं कुछ और करता तो शायद मैं बहुत बड़ा काम कर सकता। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे आसपास भी हैं जिन्होंने अपना क्रीम टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं निकला। लेकिन ये कब रियलाइज होगा कि अब इसके बाद स्ट्रगल नहीं करनी और अब करियर स्विच करना? मैम, ये आपको जज करना होगा कि देखिए लाइफ जो है ना ये बहुत शॉर्ट है और उसमें से भी हम लोगों ने अपनी आधी लाइफ गुजार दी है। अब बची बहुत शॉर्ट लाइफ है, इसी में सब कुछ करना है और बाद में आपको अफसोस होगा जब आपके पास वक्त की जब मार पड़ेगी, जब 2036 में 40 में कि जब वक्त आपको सिखाएगा, तो उस वक्त शायद आपके पेरेंट्स आपके साथ में ना हो। उस वक्त आपके पास पैसा भी होगा, इज्जत भी होगी, गाड़ी भी होगी, तब आपको बहुत अफसोस होगा कि काश मैं अपने आप को पहले अपडेट कर लेता। मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था 8-10 साल से। तो अभी टाइम की वैल्यूएशन को समझिए और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करिए ताकि उसका सुख, उसका आनंद आपके पेरेंट्स को भी मिल सके। बिल्कुल, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल। टाइम की वैल्यूएशन, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए माशी जी, आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल लोग हर समय इतने मोटिवेटेड नहीं रह सकते। जैसे मैंने ही कोई पॉडकास्ट सुन लिया या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनी तो मैं 2-3 दिन तक तो बहुत उसमें रहती हूँ, बट देयर कम्स अ टाइम कि फिर वो नीचे चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और देखिए मैं तो अपना ही बताऊंगा कि मैं अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर आदमी कोई म्यूज़िक से अपने आप को मोटिवेट करता है, कोई योगा से करता है, कोई वीडियो से करता है, कोई जिम से करता है, कोई एक मेंटोर के थ्रू करता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव मूवी, पॉजिटिव वीडियोस देख करके करता है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जब जिस वक्त मैं मोटिवेट रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, मैं उस वक्त अपने आप से कमिटमेंट कर लेता हूँ कि मुझे ये काम करना है, एनी हाउ करना है, ब्रैकेट में एनी हाउ करना है, विदाउट एनी एक्सक्यूज़। क्योंकि मुझे पता है कि आज आप मोटिवेट हो, लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब आप घर पर जाओगे तो तरह तरह की चीज़ें रहेंगी, सिचुएशन अलग रहती हैं। मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, वाइफ ने ये कहा, बच्चे ने ये कहा, और आप फ़ौरन डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उस वक्त आपको कोई काम करने को मन नहीं करेगा। लेकिन आपने जो कमिटमेंट किया हुआ है, जो मॉर्निंग में जब आप मोटिवेट थे, तो उस कमिटमेंट में अगर आपने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि मुझे करना ही करना है, तो आप आराम से वो चीज़ कर सकते हो। आपके कहने का मतलब जब हम मोटिवेटेड हों तभी हम अपना एक्शन ले लें। तभी आप कमिटमेंट कर लें कि अपने आप से आपको कमिटमेंट करना हो कि मुझे ये चीज़ करनी है। मैं कोई वीडियो देख करके या कोई कुछ भी देख करके, आप कैसे मोटिवेट होती है मुझे नहीं पता, आप कैसे मोटिवेट होती है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं सेल्फ मोटिवेट होती हूँ। आई थिंक मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो बाहरी रिसोर्सेज ठीक है आपको कर देगा, लेकिन वो सस्टेन तभी करेगा जब, जैसा कि आपने कहा, आपको अपने अंदर ही कुछ रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो मैं लिख लेती हूँ, अगर मेरा कोई प्लान ऑफ एक्शन है तो मैं उसे राइट डाउन कर लेती हूँ, तो ताकि ये मेरे ब्रेन में रजिस्टर हो जाए और उस चीज़ को मुझे करना है। कमिटमेंट जो आपने बोला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किसी और के लिए आंसरेबल हो ही नहीं। मैम यहाँ पर पता है दोनों बातें होंगी कि लाइफ एक मिली है, इसी में सब कुछ करना और आधी लाइफ गुजर चुकी है, तो आपको बहुत तेज मोटिवेट होना होगा, बहुत जल्दी, इससे पहले कि वक्त चला जाए, वरना बाद में आपको बहुत अफसोस होगा। मैम किसका मन नहीं करता है कि लोग उसको बोलें ये बाहर तेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये बाहर किसका गाड़ी वो देख वो आपका मन नहीं करता, सबका मन करता है बड़ा आदमी बनने का, एक बड़ा इज्जत पाने का, एक बड़ी शोहरत पाने का, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, वो तो डिमोटिवेट पड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक
एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योर की एक लहर चल रही है इंडिया में हमारे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। एक एंटरप्रेन्योर की जो एक लहर चल रही है, उसी लहर में शामिल होकर के अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके एक बड़ा बिजनेस आप आराम से स्टैंड कर सकते हैं। ऑल राइट, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, रिलेटेड है इसी क्वेश्चन से, प्रोक्रास्टिनेशन को लेके। जब हम डीमोटिवेटेड होते हैं तभी हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब अपने काम को टालते हैं। तो कोई चीज़ है जो स्टक पड़ी है बहुत टाइम से और हम सोच रहे हैं कि अब कल करेंगे, परसों करेंगे, करते करते उसका नंबर नहीं आ पाता है, हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं और हमें पता है एट द बैक ऑफ आवर हेड कि ये चीज़ स्टक है और करनी है। तो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम, जो टालने की एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें? टालने की प्रॉब्लम वो लोग करेंगे जिनको आगे नहीं बढ़ना है, और जिनको आगे बढ़ना है, जिनको अपना नाम बनाना है, जिनको ये बनाना है कि भाई वो दिख वो जा रहा है, वो दिख वो जा रहा है, मतलब दुनिया आपको बोले, आपके ऊपर आपका एग्जाम्पल्स दे, उसके जैसा बन, उसके जैसा बन। तो मैम वो टालने वाली चीज़ें माइंड में कभी आएंगे ही नहीं। अगर आपको एक बड़ा एम्पायर, बड़ा नाम बनाना है, तो मैम टालने वाली चीज़ें दिमाग में कभी स्टोरी आप नहीं कर पाओगी, मेरा ये मानना है। लेकिन ऐसे लोग हैं, ये नहीं कि हर आदमी आज के टाइम में कामयाब नहीं है मैम। बात सही है जी। तो अपने ऊपर हमें कंटिन्यूअस सेल्फ टॉक करनी चाहिए, सेल्फ टॉक करनी होगी, कमिटमेंट अपने आप से करना होगा कि मुझे अगर बड़ा आदमी बनना है, मुझे एक बड़ा एंटरप्रेन्योर अगर बनना है, तो मुझे वो चीज़ को टालना नहीं है, मुझे कमिटमेंट करके फिनिश करके आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ सकती हो। आई थिंक ये एक रैट रेस है और अगर हमने ये नहीं किया तो आगे नहीं, तो दूसरा उसका फायदा उठाएगा। और आपको देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज अगर आपने मेहनत कर लिया तो आगे चल करके तोप आप चलाओगे, तो मतलब अपने अकॉर्डिंग काम कराओगे, ए इधर आओ, ए इधर आओ। लेकिन अगर आज आपने मेहनत नहीं किया और दूसरा मेहनत कर रहा है, तो आपको उसके अंडर में काम करना होगा, वो तोप चलाएगा और आपको हमेशा बचना होगा। और अगर माशी जी मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैम फील्ड चेंज करिए। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला कि आपको अपनी फील्ड चेंज करनी होगी। अगर आपको लगता है कि एक फील्ड से आपको वो आउटकम नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारी और जो टाइम, एनर्जी, पैसा, एफर्ट गया, मैम वो गया, लेकिन आपको अपनी फील्ड चेंज करके वो चीज़ों को और जल्दी आप उस चीज़ को गेन कर सकती हैं आराम से, अगर आपने सही तरीके से काम किया तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग गया कि मैंने अपना 3 साल बर्बाद कर दिया और मुझे अब 2 साल में सब कुछ करना है, तो आपको 12 घंटे की जगह पे आपको 18 घंटा काम करना है, आपको 20 घंटा काम करना है, क्योंकि आपका 3 साल ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आपको जो भी करना है, जो भी अचीवमेंट हासिल करना है, वो सिर्फ 2 साल में करना है। तो काम का प्रेशर आपको बढ़ाना है, प्रेशर लेना है, प्रेशर जितना लेंगे उतना मैच्योरिटी आएगी और आप आगे ग्रो कर सकते हो बहुत आसानी से। आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी तो हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। मैम उसके लिए फिर वही वाली बात कि जब आप पॉजिटिव हो, जब आप मोटिवेटेड हो, उस टाइम आप कमिटमेंट करो भगवान से, ईश्वर से, कि मैं ये काम करूँगा। जैसे मैं कैसे करता हूँ, मैंने कोई वीडियो देखा या मैं जिम में गया और मैं बहुत मोटिवेट हूँ यार, तो मैं फ़ौरन ही अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस में लिख लूँगा, मुझे ये काम 2 रेस्टोरेंट खोलना है। और मुझे पता है कि मुझे 2 मंथ्स के अंदर 2 रेस्टोरेंट खोलना है एनी हाउ। तो मैं डीमोटिवेट भी अगर हूं, तो मुझे अपनी बात को देख करके मुझे रिमाइंडर याद आ जाएगा कि नहीं यार मुझे करना है, तो मैं उस चीज़ के पीछे वर्क करूंगा और वो चीज़ मैं आराम से विजुलाइज करके मैं वर्क करके आराम से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो हर बार वो इम्प्लीमेंट हो जाता है? बिल्कुल आसानी से हो जाता है। आसानी से? हाँ, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। बिकॉज वो उसमें आप अपनी मेहनत करते हैं। मुझे पता है कि मैं अगर आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल कोई दूसरा फ़ायदा उठाएगा और मुझे उसके अंडर में काम करना होगा। और आज अगर मैंने मेहनत कर लिया तो फिर मैं आगे चल करके तोप चलाऊंगा और मैं अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग। बहुत बहुत बढ़िया। माशी जी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम रिस्क लेते हैं, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। सो हाउ डू वी हैंडल दिस? मेंटली अपने आप को कैसे इतना स्ट्रांग रखें? देखिए, लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है वो आज है कल नहीं है। आज आपके साथ में, आज आप सक्सेस हो तो कल आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ेगा। अप्स डाउन हमेशा आपके साथ में लगा रहेगा, लेकिन आपको ये मानना होगा कि जो सबसे बड़ा आपका एसेट है वो आपका माइंडसेट है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ में रहना है और हमेशा अपने अंदर वो पैशन क्रिएट करना है, वो जोश जुनून के साथ में आपको एक एनर्जेटिक होकर के काम करना है, तो आप इस चीज़ को बहुत आराम से मैनेज कर सकती हैं। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सपोज सेल्स कर रहे हो और आपके घर में लड़ाई हो गई, आपका मूड बहुत ख़राब है, लेकिन जब आप आते हो और अपने क्लाइंट से मिलते हो तो आपको अपने अंदर एक स्विच ऑन कर लेना होता है। जी जी। वो माइंडसेट अपना सेट कर लेना होता है और हर बार इतना हैप्पी, एंथुसियास्टिक और उसी तरह से अपनी सेल्स पिच करनी होती है, चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है और ये आपको लगातार करते रहना है। यानी कि आपको अपने अंदर चल रहे इमोशंस जो आपके अंदर हैं वो सामने नहीं आने चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल। तो अपने माइंडसेट को इस तरह से प्रोग्राम कर लीजिए कि जो चीज़ जब करनी हो तभी वो आप कर पाए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखिए सारा गेम आपका माइंडसेट का ही है। जो आज जितने भी लोग आज के टाइम में सक्सेस हैं, आप देखो कि उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखना है, ये भी एक कला है। आई थिंक ये स्मॉल हैबिट्स से भी बहुत फर्क पड़ता है, आपकी डेली हैबिट से। जी जी। आप सुबह उठते हो, उस समय क्या करते हो, आप दिन भर कैसे करते हो, क्या खाते हो, कब सोते हो, ये जो स्मॉल डेली हैबिट्स हैं, ये भी आपके माइंडसेट को अच्छा पॉजिटिव रखने में हेल्प करते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स आप अचीव करिए। आपने टारगेट रखिए मुझे कल ये 2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं, और जब आप वो चीज कर लोगे तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका खुद क्रिएट होगा कि मैंने ये 2 काम, 3 आपने काम, कोई स्मॉल गोल सेट किया एंड देन यू अचीव्ड इट। तो आपको लगेगा कि मैंने जब ये कर लिया तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं अपना आपको बताऊं कि मैं जब देखता हूँ कि मैंने अपने अर्लियर टास्क में मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, तो उनको देख करके मैं अपने आप को मोटिवेट होकर के एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता हूँ कि जब मैंने वो कर लिया तो मैं ये भी कर सकता हूँ। जब मैं 2 रेस्टोरेंट खोल लिया तो मैं 20 भी खोल सकता हूँ, मैं 200 भी खोल सकता हूँ। तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप एक क्रिएट हो जाता है। माशी जी, आपसे बात करके इतना मोटिवेटेड फील कर रही हूँ मैं अभी, लेकिन तब भी ध्यान आता है कभी कभी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम कभी प्रॉब्लम वर्ड्स को नहीं जानते हैं कि प्रॉब्लम वर्ड्स ये एक तरह का नेगेटिव वर्ड है। ये आपके माइंड में एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हम हमेशा दिक्कत और प्रॉब्लम ये दोनों वर्ड्स की जगह पे यूज़ करते हैं चैलेंज। एक बार आप चैलेंज वर्ड यूज़ करके देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके साथ में आज दिन भर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। लाइट चली गई, कैमरामैन आया चला गया, या कोई पॉडकास्ट नहीं हो पाया, या कोई भी चीज़ नहीं हो पाई। तो आप उसकी जगह पे, प्रॉब्लम की जगह पे एक बार आप चैलेंज यूज़ करिए। यार ये एक चैलेंज आ गया, आज कैमरामैन आया, आज पॉडकास्ट नहीं हो पाया, आज वो घर में एक चैलेंज आ गया। तो जब आप चैलेंज वर्ड यूज बोल रही हो तो आपका चैलेंज बोलने से आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जा रही है। सॉल्यूशन खोजना स्टार्ट कर देते। आप पॉजिटिव होकर के आपको लगेगा कि वो प्रॉब्लम आपने 50% सॉर्ट आउट कर दिया है वहीं पे। तो बाद में जो बची 50% वो आपको बहुत आसानी से आप उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकती हो आराम से। तो हम कभी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। प्रॉब्लम, दिक्कत की जगह पर हमेशा चैलेंज वर्ड यूज करते हैं। और चैलेंज वर्ड यूज करने के बाद हमको एक अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आता है कि हम ये काम बहुत आसानी से कर लेंगे और आसानी से हो जाएगा। जी बिल्कुल। किसी भी बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे एक छोटा सा आइडिया ही होता है, और हमारे पास तरह तरह के आइडियाज़ हैं। कभी कभी आते हैं जैसे शार में, या कभी फ्लाइट में बैठे हैं रैंडम टाइम पे, और बहुत अच्छे आइडिया होते हैं, बट देन उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये एक अपने में चैलेंज है। वो आइडिया आता है और चला जाता है, ख़त्म। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करें, इतनी अंदर से ये एनर्जी, मोटिवेशन कैसे लाएं? मैम मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि एट द एंड ऑफ द डे एक बिज़नेस को सक्सीड करने के लिए आइडियाज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आप कैसे उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आइडियाज़ तो सबके पास है, लेकिन उस चीज़ को प्रॉपर कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, कोई इम्प्लीमेंट करके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आइडियाज़ ले करके 10-12 साल से जूझे पड़े हैं, लेकिन ना कोई काम करना चाह रहा है। वो फेलियर से डर रहा है कि अगर मैं करूँगा तो फेल हो जाऊँगा। जी जी, फेलियर से हर आदमी डर रहा है कि मैं अगर वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। तो जब आप रिस्क लोगे और उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आप कुछ एक बड़ा काम कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए रिसोर्सेज, मनी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अंदर से एक मोटिवेशन। तो मैम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपने पेरेंट्स से सपोर्ट लीजिए, या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से थोड़ी थोड़ी अमाउंट आप कलेक्ट करिए, और बाद में एक अपना एक बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। मतलब आपको एक माइंडसेट रखनी होगी कि 3 years डाउन द लाइन या 5 years डाउन द लाइन मुझे कुछ करना है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ये मेरा आइडिया है। तो उसके लिए तैयारी अभी से आपको तैयारी करनी होगी। और 2-3 चीज़ें हैं, अगर पापा मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास उतना इनफ पैसा नहीं है, तो आप किसी 50% के शेयर होल्डिंग में आप किसी को पार्टनर भी बना सकते हैं। और उसके साथ में कि आपके आइडियाज़ रहेगा, आपने बोला ना सर आइडियाज़ वाला, तो आपके आइडियाज़ रहेंगे और उसका पैसा लगेगा, वो फंड वो रेज करेगा, और दोनों मिल करके काम कर सकते हैं और एक फर्म को डेवलप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, कि अपने ऊपर वर्क करना, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना, इनर वर्क करना, अपीयरेंस पे वर्क करना, क्या इम्पोर्टेंट है, और हाँ तो कितना? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है, चाहे वो आप जॉब करें या फिर एक
एज अ एंटरप्रेन्योर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे, कोई मीटिंग है, कोई भी चीज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें होती हैं कि आप किन के साथ में उठ बैठ रहे हो, आपका किन के साथ में उठना बैठना है, तो उनकी चीज़ों को आप अडॉप्ट कर लो। तो अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों के साथ उठे बैठे, उनकी चीज़ें अडेप्ट करें, उनके लाइफस्टाइल कैसी है, डेली हैबिट्स कैसी है, और आपका फ़ोन पे बात करने का तरीका, आपका फेस इंप्रेशन, आपका स्माइलिंग फेस, कहाँ पर स्माइलिंग लानी है, कहाँ पर थोड़ा सा रूड होना है, कहाँ पर नॉर्मल रहना है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों का एक पैरेलल वे में लेके चलना ही एक इस तरीके से अगर आपने काम किया तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, फ़ोन पे बात करने का तरीका। अब मैं आपको बात बताऊं कि फ़ोन पर बात करने का भी बहुत तरीका है। आप जितने तरीके से आप हेलो बोलोगी, आगे वाले आपको उसी तरीके से जज करेगा। हेलो 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 हेलो, तो वो आपको जज करेगा ये किस स्टैंडर्ड का लड़का है, ये एक आईपीएस अधिकारी है या फिर एक ऑफिशियल जॉब करने वाला है या 9 to 5 की जॉब करने वाला, ये एक एंटरप्रेन्योर है, ये है क्या। वो आपकी हेलो बोलने की स्टाइल से ही आपको जज कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आपको जज कर चुका है कि आप किस स्टैंडर्ड, आपका ओवरऑल आपका मतलब किस स्टैंडर्ड में आप रह रही हो, क्या है, वो आपको जज कर चुका है। ये बहुत अंडररेटेड बात कही आपने और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको लोग जज कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। मतलब आप उनसे मिले नहीं हो, आप उनसे बात नहीं की हो, सामने नहीं आए हो, सिर्फ आपके हेलो से ही, आपके बात करने के तरीके से ही वो एक इम्प्रेशन बना रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं उनको ट्रेन करता हूँ कि कस्टमर से कैसे बात करना है, एक फूड इंस्पेक्टर से कैसे बात करना है, एक नगर निगम वाले से कैसे बात करना है, एक पुलिस वाले से कैसे बात करना है, एक अगर बड़ा अधिकारी तो उससे कैसे बात करना है, क्योंकि वो आपको जज सिर्फ आपके हेलो से ही कर रहा है। आप जब क्योंकि पहले तो आप जा नहीं रहे हो ना, आपका तो हेलो जा रहा है, आपके फ़ोन करने पर आपकी बात उसके पास पहले जा रही है, क्योंकि फ़ोन पे तो वो आपको देख नहीं रहा है। तो हेलो बोलने की स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेलो किस तरीके का बोल रहे हो और आगे वाला आपको उस तरीके से जज करेगा। बिल्कुल, बहुत ही इंसाइटफुल बात बताई है आपने। चलिए माशी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वैल्यूएबल इंसाइट्स दी, करियर को लेके, ग्रोथ को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, फूड इंडस्ट्री को लेके, मोटिवेशन को लेके। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस जाते जाते कुछ और बोलना चाहें तो प्लीज़ बोल दीजिए, क्योंकि आपको सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो एक एंटरप्रेन्योर की एक जो लहर चल रही है पूरे भारत में, ये बहुत अच्छा टाइम है कुछ करने के लिए, और बहुत बड़ा गैप है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपके इर्द गिर्द आपके आसपास घूम रही हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रही हो। आप क्या कि मतलब वो जॉब पे ही अपने आप को फिट कर लिया है कि मैं 9 to 6 जॉब करूँगी, लिमिटेड माइंड, ग्रोथ माइंडसेट किसी का है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कुछ करके दिखाइए, और बेस्ट करने का ये सबसे अच्छा टाइम है। थैंक यू सो मच माशी जी, और फिर से एक बार मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते, थैंक यू सो मच। Thank you everyone for watching this wonderful episode from Anamya Academy. I'm Soumya, signing off.